हेलो स्टूडेंट। आज 24 सितंबर 2020 को हमारा आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नेम है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। ठीक है, एक पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस। ये चैप्टर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में किसी पर्सन की जो इनकम होती है ना, उस पर जो टैक्स लगता है वो उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगाया जाता है। ये देख के कि उस पर्सन का स्टेटस क्या है, वो रेजिडेंट है, वो नॉन रेजिडेंट है, या वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। समझ रहे हो ना? रेजिडेंट का मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन इंडिया का सिटीजन है कि नहीं है। ठीक है, वो पर्सन इंडिया का सिटीजन है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिटीजन का मतलब कि वो हमारी इंडिया का है कि नहीं है, ठीक है, या एनआरआई है कि नहीं है, ऐसा कोई कुछ नहीं होता है। कोई एनआरआई भी इंडिया इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, रेजिडेंट उसको हम मान सकते हैं अगर उस पर्सन ने इंडिया में कुछ टाइम स्पेंड किया है, इंडिया में कितना टाइम उसने स्टे किया है, वहाँ पे इनकम कमाई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ध्यान में रखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर कोई इंडिया का पर्सन है तो वो इंडियन, उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिली हुई है, लेकिन सिटीजनशिप के साथ साथ ये है कि भाई चाहे उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिली हुई है, लेकिन वो इंडिया में उसने स्टे ही नहीं किया है। इस प्रीवियस ईयर में उसने इंडिया में जो जितना भी टाइम है, जो फिक्स किया है टाइम, वो उसने स्पेंड नहीं किया है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि वो हमारी इंडिया इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वो इंडिया का रेजिडेंशियल स्टेटस उसको नहीं मिल सकता है। समझ रहे ना? तो रेजिडेंशियल स्टेटस का सिटीजनशिप के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो देखो बेटा, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे कितने पर्सन होते हैं? हमारे होते हैं 7%। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल, उसमें मेल फीमेल दोनों आ जाती हैं, HUF आ गया, पार्टनरशिप फर्म आ गई, कंपनी आ गई, ठीक है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आ गया, AOP, BOI, ऐसे 7 हमारे जो है पर्सन होते हैं। इन सभी पर्सन की इनकम पे उनके रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग ही हम इनकम टैक्स चार्ज करते हैं। समझ रहे हो? इसलिए इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा सीरियसली आपने पढ़ना है। इसमें से आपके सम भी आएंगे, इसमें से आपकी थ्योरी भी आएगी। मेरी बात समझे? तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन इंडिविजुअल और HUF, इसके लिए क्या रूल हैं? देखो, जो हमारा इंडिविजुअल और HUF है, इन दोनों के लिए 3 टाइप के रेजिडेंशियल स्टेटस फिक्स किए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट में। फर्स्ट है रेजिडेंट, कि वो पर्सन रेजिडेंट का बेनिफिट क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। दूसरा है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि NOR। ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मीन्स वो रेजिडेंट तो है लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। समझ रहे हो? यहाँ पे रेजिडेंट्स का जो हमारा मतलब है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट से है, फर्स्ट वाले में। ठीक है, सेकेंड वाले में वो रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी, यानी ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। और थर्ड पर्सन में वो इंडिया का रेजिडेंट ही नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अगला हमारा आता है फॉर कंपनी फर्म AOP BOI। ठीक है, तो कंपनी के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए, AOP BOI के लिए 2 टाइप के रेजिडेंट, 2 टाइप के उन्होंने स्टेटस रखे हुए हैं। फर्स्ट है रेजिडेंट, दूसरा है नॉन रेजिडेंट। इट मीन्स जो कंपनी फर्म AOP BOI है, उनको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल सकता। समझ रहे हो ना? तो देखो बेटा, अब ये है कि भाई ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि सबसे पहले ओनली रेजिडेंट का स्टेटस क्लेम करने के लिए कौन कौन सी 2 बेसिक कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है कि ही मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर अ ईयर 182 डेज और मोर, यानी कि हमारे जो असेसी है उसको रेजिडेंट्स का स्टेटस तब मिलेगा जब उसने इंडिया में 182 डेज और उससे ज़्यादा का वक्त यहाँ पे पास किया हो, स्पेंड किया हो। ठीक है, फिर सेकंड है और, या फिर ये वाली शर्त पूरी हो, या फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि ही मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर द इमीडिएटली 4 प्रीसीडिंग ईयर्स इन 365 डेज। ठीक है, और मोर एंड 60 डेज और मोर इन द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो वो कहता है कि अगर वो 182 डेज एक साथ अपने इंडिया में कंप्लीट नहीं करता है इस प्रीवियस ईयर में, तो वो क्या करेगा? या तो दूसरी, उसके एक और ऑप्शन रखा है कि वो पिछले
4 प्रीसीडिंग ईयर्स में, यानी कि जो उसका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है ना, उससे पहले वाले 4 प्रीसीडिंग ईयर्स में टोटल उसकी 365 डेज टोटल मिला के, यानी कि 4 ईयर्स में वो 365 और उससे ज़्यादा टाइम उसने इंडिया में स्टे किया हो। इसके साथ साथ 60 डेज उसने रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में भी कंप्लीट किए हो। मेरी बात समझ रहे हो? सेकेंड वाला जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग उसने इस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर होता है? जो हमारा असेसमेंट ईयर चल रहा है ना, उससे जस्ट पहले वाला फाइनेंशियल ईयर रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर या रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कहलाता है। उससे उस ईयर में तो उसने 60 डेज कंप्लीट किए हों, साथ साथ उससे पहले के 4 प्रीसीडिंग ईयर्स में, प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाले 4 पहले वाले ईयर्स में उसने 365 डेज उसने यहाँ पे इंडिया में स्टे किया हो। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन उसने यहाँ पे कंप्लीट करनी है। एंड ठीक है, इन दोनों में से कोई एक, एंड उसके साथ साथ, ठीक है बेटा। तो इसके बाद ये तो इन दोनों में से उसने कोई एक कंडीशन, दोनों में से कोई एक कंडीशन कंप्लीट कर ली तो वो बन गया ओनली रेजिडेंट। लेकिन अब क्या है कि उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए उसको इन 2 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन कंप्लीट करने के बाद, ये दोनों ही कंडीशन जो मैं आगे बोले जा रही हूँ, ये दोनों ही कंडीशन कंप्लीट करनी बहुत जरूरी है। तो अगली 2 कंडीशन क्या है कि ही मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया in 2 out of 10 previous years preceding the relevant previous year। वो क्या कहता है कि इन ऊपर वाली 2 बेसिक कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को पूरी करने के साथ साथ नेक्स्ट उसकी कंडीशन बनती है कि वो इंडिया में पिछले 10 प्रीवियस ईयर्स में से टोटल 2 प्रीसीडिंग ईयर उसने कंप्लीट किए हों। मतलब उन 10 प्रीवियस ईयर्स में थोड़े थोड़े करके टाइम कंप्लीट करके उसके इंडिया में 2 प्रीवियस ईयर कंप्लीट होने चाहिए। 10 प्रीवियस ईयर्स में से 2 प्रीवियस ईयर कंप्लीट होने चाहिए। मतलब इतने, ये 2 का मतलब कि वो 365 प्लस 365 यानी कि 730 डेज उसने कंप्लीट किए हों। मेरी बात समझ गए? ठीक है, एक तो ये कंप्लीट हो। सेकंड, इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि सेकंड हमारी जो कंडीशन है, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन इसके साथ साथ और क्या कंप्लीट करनी है कि उसने कि भाई वो इंडिया में पिछले 7 प्रीवियस ईयर्स में से, ठीक है, यानी कि ये जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है इसको छोड़ के इसके पहले वाले 7 प्रीवियस ईयर्स में टोटल मिला के 730 डेज और उससे ज़्यादा का टाइम उसने इंडिया में स्टे किया हुआ हो। ठीक है, तब वो तब ये फर्स्ट और सेकंड 2 कंडीशन मिला के प्लस ऊपर वाली दोनों में से कोई एक कंडीशन मिला के, यानी कि 3 कंडीशन को पूरी करनी जरूरी है। कौन सी वाली? एक तो जो नीचे वाली दोनों कंडीशन है वो, प्लस ऊपर वाले दोनों में से कोई एक कंडीशन वो कंप्लीट करनी उसको जरूरी है। मेरी बात समझ गए? तब वो रेजिडेंट, मतलब कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट, किसका? ऑर्डिनरी, मैं लिख भी रही हूँ, देखो बेटा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट का उसको स्टेटस मिलेगा। ठीक है, तो ये कौन सी शर्तें हैं, कौन सी कंडीशन है? जब कोई पर्सन, या पर्सन का मतलब इंडिविजुअल और एचयूएफ, वो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन कंप्लीट करे। मैंने और लिखा हुआ है, देखो, दोनों में से कोई एक कंडीशन कंप्लीट करे, प्लस वो इन दोनों को, नीचे वाली फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही कंडीशन कंप्लीट करनी जरूरी है। ये वाली भी, ये वाली भी। मेरी बात समझ गए? 2 out of 10 प्रीवियस ईयर। फर्स्ट क्या है कि ही मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया 2 out of 10 प्रीवियस ईयर्स, यानी 10 प्रीवियस ईयर्स में से कोई 2 प्रीवियस ईयर वो इंडिया में उसने पूरा किए हों। दूसरा क्या है? दूसरी एक कंडीशन और है कि वो पिछले 7 प्रीवियस ईयर्स में से 730 डेज और मोर वो इंडिया में रेजिडेंट रहा हो। मेरी बात समझ गए? ठीक है बेटा, अब आता है हमारा एचयूएफ और एचयूएफ के लिए भी सेम कंडीशन है। ठीक है, एचयूएफ के लिए क्या है कि अपने आपकी बुक में है, बुक साथ में रखना बेटा इसको पढ़ते हुए। ठीक है, एचयूएफ का अगला है कि एचयूएफ में उसने एचयूएफ के लिए क्या किया हो कि एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई, ये चारों के लिए। ठीक है, एचयूएफ फर्म
पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई। इसके लिए यह है कि भाई अगर इनका यानी एचयूएफ फर्म, एओपी, बीओआई, इनमें से इन चारों में से किसी का, ठीक है, कंट्रोल और मैनेजमेंट दोनों ही होली या पार्शली, यानी कि चाहे फुली उसकी मैनेजमेंट अपने इंडिया से है या उनमें से कोई एक इंडिया से है। मेरी बात समझ रहे हो? इफ कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ एचयूएफ फर्म, एओपी, बीओआई वाज होली और पार्शली इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कि जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर था उसमें से होली या पार्शली इनकी मैनेजमेंट का कोई पर्सन इंडिया में ही था और यहीं से उसको कंट्रोल कर रहा था, यहीं से मैनेजमेंट को कंडक्ट कर रहा था, यहीं से बिजनेस चला रहा था, तो वो इंडिया की रेजिडेंट मानी जाएगी। कौन? वो फर्म, वो एचयूएफ, वो एओपी और बीओआई। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, और ये तो हो गया ऑर्डिनरी रेजिडेंट का। लेकिन अगर उसको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब कि एनओआर का, मेरी बात समझ रहे हो? तो एनओआर यानी कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का उसको स्टेटस तब मिलेगा जब वो पर्सन कह रही हूँ, जब वो एचयूएफ का जो करता है, करता का मतलब उनका जो हेड है, वो हेड अगर इंडिया में रेजिडेंट का कोई भी स्टेटस क्लेम नहीं कर पा रहा है तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। अच्छा, नॉन रेजिडेंट का मतलब क्या है? नॉन रेजिडेंट के लिए अगर उस एचयूएफ का कंट्रोल या मैनेजमेंट बिल्कुल भी इंडिया से नहीं हुआ है, ठीक है, होली आउटसाइड है, इस रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में उसका मैनेजमेंट का सारा जो कंडक्टिंग हो रही है वो सारी की सारी आउट ऑफ इंडिया है, तो उस केस में वो नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी वो कंपनी। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, तो इसके बाद क्या था कि बाकी जो आते हैं यानी कि हमारी कंपनी, ठीक है, अब कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है कि वही चीज़ है कि भाई अगर वो कंपनी इंडियन कंपनी है, इंडियन का मतलब उसका इनकॉर्पोरेशन, उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है, तो वो इंडियन कंपनी मानी जाएगी। यानी कि अपने कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अगर वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, तो वो एक इंडियन कंपनी मानी जाएगी। ठीक है, अगर वो कंपनी इंडियन है, उसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हुआ है, तो वो रेजिडेंट कंपनी मानी जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन अगर वो कंपनी, उसका इनकॉर्पोरेशन, उसका रजिस्ट्रेशन आउटसाइड इंडिया हुआ है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, उसका रजिस्ट्रेशन आउट ऑफ इंडिया हुआ है, लेकिन उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट दोनों ही इंडिया से हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट दोनों ही इंडिया से हो रहा है। देखो, मैंने इसमें, मेरे पास बुक तो है नहीं बेटा, इसलिए तुमको यहाँ से दिखा रही हूँ कि ये चीज़ तुमने अपनी बुक में भी देखनी है। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ कि अगर कंपनी इंडियन कंपनी है, ठीक है, इंडिया की कंपनी, इट मीन्स उसका कंट्रोल भी मैनेजमेंट भी सारा का सारा इंडिया से ही हो रहा है, तो वो रेजिडेंट कंपनी मानी जाएगी। लेकिन अगर उसका इनकॉर्पोरेशन बाहर हुआ है, आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसका कंट्रोल, उसका मैनेजमेंट इंडिया से ही हो रहा है, तो वो एक रेजिडेंट कंपनी मानी जाएगी। ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो कंपनी क्लेम कर ही नहीं सकती है, लेकिन अगर मतलब एनआर का मतलब नॉन रेजिडेंट अगर कंपनी को अपना स्टेटस क्लेम करना है, तो देखो, एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैज इट्स कंट्रोल और मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इज नॉन रेजिडेंट कंपनी। अगर उस कंपनी का कंट्रोल और मैनेजमेंट और उसकी इनकॉर्पोरेशन तीनों ही चीजें आउट ऑफ इंडिया है, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी? वो कंपनी नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। मेरी बात समझ गए? अगर तुम लोगों में से किसी को भी इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, नहीं क्लियर हुआ है, तो मुझे पर्सनली मैसेज करके बताना। ठीक है बेटा, मेरे नंबर पर पर्सनली बोलना, मैं कल इसको दोबारा रिपीट कर दूंगी आपके लिए। ठीक है, आप अपनी बुक साथ में रखो, उसमें देखो मैंने जो आपको यहाँ पे ऑरली लेक्चर दिया है उसको अपनी बुक से मैच करो। नहीं समझ में आया, मैं कल दोबारा, क्योंकि ये चैप्टर टफ है, मैं मानती हूँ कि बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और चीज़ें भी बिल्कुल नई हैं आपके लिए, इसलिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ रहे हो? सारे बच्चों ने
इस चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर तैयार करना है, ठीक है। एक ही लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा इसका, और उसमें हर टाइप का पर्सन इंक्लूड हो जाएगा, चाहे वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, एओपी है, बीओआई है, हर टाइप का पर्सन के लिए राइटिंग स्टेटस के लिए क्वेश्चन लॉन्ग तैयार करना बहुत जरूरी है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा आएगा, ठीक है। अगर किसी को भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, दोबारा मुझे सेंड करो, लेकिन मेरे पर्सनल नंबर पे, ठीक है, ग्रुप में नहीं। ओके बाय।